हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ ऐसी जानकारियां लेकर के जो वास्तव में आपके अंदर सोच पैदा करती हैं और गणित के प्रति आपकी रुचि पैदा करती हैं। तो आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, वो एकदम हटके है विषय वस्तु से। जो मैं विषय रोज आपको सब्जेक्ट की तरह पढ़ाता हूँ, उससे थोड़ा हटके मैं बात करना चाहता हूँ। एक नया वीडियो आपके सामने लाना चाहता हूँ कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो ये चाहते हैं कि वही थोड़ा सा हटके आप और अच्छा इसमें प्रयास कीजिए। तो मैं एक नया प्रयास आपके सामने लाया हूँ। पहले भी मैंने इस तरह के वीडियोज आपके सामने पेश किए हैं। तो दोस्तों, मैं आज एक बार फिर आपको अपने इस गणित दर्शन का मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप पुराने वीडियोस की स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। और आज एक बार फिर पुनः स्वागत मैं आपका करता हूं। और आइए बिना औपचारिकताओं के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज दोस्तों मेरा जो आपसे कहना है वो मैं कुछ नए बिंदुओं पर बात मैं आपको करूंगा, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि अप्रोचेबल मैथ्स, जिसको मैं कहता हूं कि हाउ टू थिंक। इस पर मैं बात करूंगा हाउ टू थिंक। हाउ टू थिंक, मैं इस पर बात करूंगा कि सोचा कैसे जाए, यानी हम गणित के अंदर सोच कैसे पैदा करें। क्योंकि आपको ये पता है कि मैं इसके साथ ये भी आपसे शेयर करूंगा कि एवरी क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करूंगा। एक जो मैथमेटिशियन हुए हैं, उनका नाम है रिचर्ड फाइनमैन। उन्होंने एक बात कही है कि एवरी क्वेश्चन हैज a door of a new research। दोस्तों ये बात ये कह रही है, ये थॉट जो है निकल के आया दोस्तों, कहां से ये आया है? रिचर्ड फाइनमैन, इनकी कलम से ये थॉट निकल के आया दोस्तों। इस थॉट को मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। इसके आधार पर मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन हैज अ डोर, मतलब कोई भी क्वेश्चन एक दरवाजा है नए रिसर्च का। यानी हर सवाल अपने आप में दोस्तों क्या लाता है? एक नई खोज लाता है, एक नई खोज का दरवाजा आपके सामने रखता है। यानी वो दरवाजा जो है एक प्रकार से आपके लिए रिसर्च का पॉइंट होता है। यानी कि क्वेश्चन केवल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो आपके लिए एक नई रिसर्च की खोज है। यदि आप इस बिंदु पर काम करते हैं, इस तरीके की सोच से काम करते हैं, तो निश्चित आप न केवल मैथ्स को बल्कि किसी भी सब्जेक्ट को और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आज इसी बिंदु पर, इसी बात पे आपको कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाने वाला हूं कि किसी भी बात का सिर्फ आप इस बात से, इसलिए आप उसे मान नहीं सकते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेंगे कि वो किसी शिक्षक ने कहा हो, या किसी विशेषज्ञ ने कहा हो, स्पेशलिस्ट ने कहा हो, या किसी पुस्तक में लिख दिया हो। दोस्तों ये आपका फाइनल गोल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप इतना भर ना मान लें क्योंकि ये पुस्तक में लिखा हुआ है, ये बुक में लिखा हुआ है, या फिर मेरे एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, या फिर मेरे किसी टीचर ने कहा है, या फिर मेरे किसी स्पेशलिस्ट ने कहा है। तो अगर हम ये मान के रखेंगे तो यहीं पर समस्या खड़ी हो जाएगी और आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए हमें एक नई सोच डेवलप करनी होगी, एक नई सोच पैदा करनी होगी। तो इसलिए मैं आज के इस पॉइंट को लेके आया हूं कि आपके पास कि सोचा कैसे जाए, हाउ टू थिंक। ठीक है, और ये आपको रिचर्ड फाइनमैन का ये जो स्टेटमेंट है, ये भी अपने आप में आपसे यही कह रहा है कि आप केवल क्वेश्चन को क्वेश्चन न माने, बल्कि आप उसको एक न्यू रिसर्च के रूप में आप उसे माने। अगर आप न्यू रिसर्च के रूप में उसे मानेंगे तो वहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी दोस्तों। वहीं से आप इस चीज को मानने लगेंगे कि अब जो है कुछ नया हो रहा है। तो देखिए कैसे होता है दोस्तों, इसकी मैं आपको थोड़ा सा और आपसे कुछ बातें शेयर करूं कि आप कभी भी ये ना माने कि आप ये नहीं मानेंगे कि जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि जैसे आपको कोई एजुकेशनिस्ट ये बता देता है कि भाई ये है, ये चीज ये है, या ये रूल ये है, ये लॉ ये है, ये
कोई इस तरह का सॉल्यूशन है तो आप उसे मान लें, लेकिन आप इस पॉइंट पर रुक ना जाएं कि वो उन्होंने इतना बताया है तो वो यहीं तक होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो इतनी प्रकार की खोजें जो हमारे दैनिक जीवन में हो रही है तो वो रुक जाती। तो इसलिए हमें आगे सोचना है, आगे हमने इस पर काम करना है। तो कैसे हम आपको बताएं कि किस तरीके से आपको सोचना चाहिए कि आपको सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप जिस जो क्वेश्चन आपके पास आपके टीचर ने बताया है या किसी विशेषज्ञ ने बताया, स्पेशलिस्ट ने बताया है, तो वो क्या आपको आप क्या उस बात से उसको आप क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्या अपने शब्दों में आप उसे ढाल सकते हैं, क्या अपने शब्दों में आप उसे समझ सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सोच पैदा हो जा रही है कि मैं इसे अपने शब्दों में किस तरीके से उसको डिटेल कर सकता हूँ, किस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ या इसमें नई रिसर्च किस तरह से कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए एक आपके लिए एक नई प्रकार की रिसर्च होगी और आप एक अच्छे रिसर्चर के साथ में उस विषय के विशेषज्ञ भी आप बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने किसी भी अपने से बड़े की बात को मानना जरूर है, परंतु ये ध्यान रखिए आप वहां तक ही उसको लिमिट नहीं बांध देंगे, उससे आगे बढ़ने का एक कदम आगे जाने का प्रयास करेंगे। चलिए इस कड़ी में आपको जो मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो ये किस तरीके से सोचा जाए, हमारी अप्रोच क्या हो, हमारी थिंकिंग क्या हो किसी क्वेश्चन के अबाउट, तो इस बात पे हम बात करते हैं। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ये आज का जो सेशन मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, ये स्पेशली आपके जो 8th 9th से लेकर के 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली होने वाला है। और 6 to 8 वाले बच्चे किस तरह से सोचते हैं और 9 से लेकर के जब बच्चा 12 तक जाता है तो उसकी सोच क्या बनने लगती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे z माइनस 5 का स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे t माइनस आपके पास हो गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 0 दिया है। और फाइनली दोस्तों आपको क्या फाइंड करना है, देखिए एक्स वाई जेड इंटू टी प्लस 16 ये कैलकुलेट करना। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ओलंपियाड या किसी कंपटीशन में या बड़े कंपटीशंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं, न कि आपकी एक जनरल नॉलेज पर डिपेंड करते हैं कि आपने जनरल नॉलेज ले ली है किसी सब्जेक्ट के या किसी टॉपिक पर, तो उस पर डिपेंड नहीं करते कि आपने उससे सीखा क्या है, यानी अब आपके माइंड में क्या थिंकिंग आ गई है कि इस लेवल के क्वेश्चंस को आप दूसरे ढंग से भी सोच सकते हैं। इस बात पर मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं और ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम ये चर्चा करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, इसको आपको करना है। देखिए होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हमें जो गिवन है इसमें अगर हम दिमाग अपना थोड़ा इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको कहा कि हाउ टू थिंक, सोचा कैसे जाए। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, इट इज गिवन इज इक्वल टू 0। अब यहां ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये 0 कैसे हो सकता है, बिकॉज द आंसर इज 0। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये संभव कैसे हो सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू थिंक अबाउट दिस एक्सप्रेशन, द क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड दैट मतलब दिस क्वेश्चन शुड बी अराइज, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कैसे 0 हुआ। इज इट ओके? तो इस तरीके से आपकी सोच बननी चाहिए, तब आप मैथमेटिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। दोस्तों देखो अगर ये 0 होने का मतलब है तो ये भी 0 होना चाहिए, 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 तभी तो 0 आएगा। ठीक है, ये थिंकिंग मेरी बन गई है। तो दोस्तों यहां से मेरे पास ये 0 आ गया, यहां से मेरे पास y माइनस 3 0 आ गया, यहां से मेरे पास z माइनस 5 0 आ गया, यहां से मेरे पास t माइनस 7 0। अब आप कहोगे ये तो क्वेश्चन था, स्क्वायर था, इसको आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? आप एक्सप्लेन करो ना, इसको सॉल्व करो। तो जब यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर आएगा, फिर आपके पास 2x आने वाला है, 2 यहाँ पर ये 2y का टर्म आने वाला है, 2z का टर्म आने वाला है, 2t का टर्म आने वाला है, फिर इनका स्क्वायर होने वाला है, आपको पता है। इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए आपके पास कुछ नहीं दिया हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हाउ टू थिंक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। Today we also explain about the
approachable math. Means what is your approach? This is important. Means the thinking is very important for you, that x minus is equal to 0, z y minus 3 is equal to 0, z minus 5 is equal to 0, t minus 7 is equal to 0. So from here we can calculate x is equal to 1, y is equal to 3, z is equal to 5, t is equal to 7. Very important, easy. Then if we put x is equal to 1, y is equal to 3, z is equal to 5, t is equal to 7 in this equation, this whole will be 0. In another case, it cannot be 0. Remember. So we have to find out x, y, z, t plus 60. That is 1 into 3 into 5 into 7 plus 60. So how much? 7 5 ja 35, 35 3 ja 105 plus 16. If we add, we get it is 6 5 11 and 1 1 2 and this is 1 and this is equal to, अगर आपको दे दिया जाए, इसी में ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों, ये कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, तो आपके पास 121 आ गया। अब वो अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन बना देता है, वो कहता है 1 स्क्वायर, ये कहता है आपके पास 10 स्क्वायर, ये कह देता है आपके पास 8 स्क्वायर और फिर कह देता है आपके पास इसका अगला वाला आपसे कह देता है 11 स्क्वायर। तो दोस्तों आपका दोस्त आंसर क्या होना चाहिए? 11 स्क्वायर होना चाहिए। तो अब ये पूछने का तरीका है, उसको कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन बट आपके पास जो प्रोसेस होगी वो ये होगी। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आप अपने अंदर एक थिंकिंग बना रहे हैं, तो क्वेश्चन के अबाउट आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन को? यस, अगर आप समझ गए तो इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। देखिए इसी तरीके से मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूं। देखिए जैसे मेरे को दे दिया x टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 256। अब वो कह रहे हैं आपसे फाइंड x, ये आपको फाइंड करना। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। यदि आप लॉग की मेथड लेते हैं तो उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा, बट क्या है कि वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, आपको ट्रिकी, आपको सोचना है इस पे। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं करना, आप देखिए इस तरह से लिखिए, इसको लिख दीजिएगा 2 की पावर 8। ओके, 2 को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 2 into 2 करके, तो यू गेट दिस। ओके, तो x टू दी पावर x प्लस 1, this can be also written as 2 to the power 3 because 2 to the power 3 is 8. Can we write like this? Yes, we can write like this. So now here x to the power x plus 1 is equal to 2 to the power 2 to the power 2 plus 1. Means that if we compare in both sides we get x is equal to 2. देखिए यहाँ पर x की जगह आप 2 दिखाई दे रहा है, आपको x की जगह 2 दिखाई दे रहा है, x की जगह 2 दिखाई दे रहा है। तो by comparison we can calculate x is equal to 2. There is no solution further, so x is equal to 2. So this is only possible for your thinking. यदि आपने सोचा तो आप बहुत जल्दी कर जाएंगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और आपने बहुत इसपे मैथ्स लगा दी तो आपका ये सॉल्यूशन बहुत देर में होने वाला है और बहुत दिक्कत आपके सामने आने वाला है। चलिए और सोचते हैं दोस्तों, इस तरह के एग्जाम्पल और लेके आपके सामने मैं आता हूं। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं कि इज इट पॉसिबल, एक क्वेश्चन ला रहा हूं, इज इट पॉसिबल 1 इज इक्वल टू -1। 1 को क्या हम -1 के इक्वल लिखेंगे क्या दोस्तों? आप कहोगे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 तो 1 होता है, -1 तो नेगेटिव हो गया, तो हाउ कैन इट बी इक्वल? नो, there is no equality between these two number. This is positive number, this is negative, but ये आपस में इक्वल हो सकते हैं दोस्तों। ये आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करेगा। यदि आपकी अप्रोच अच्छी है मैथमेटिक्स के अबाउट, आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी थिंकिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो नेचुरली आप इसे इक्वेट कर सकते हैं। वी कैन इक्वेट दिस टू वैल्यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करना होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये 1 है आपके पास और ये -1, इसमें तो आपको दिक्कत आ रही है, माइनस में तो दिक्कत आ रही है। आप कहते हैं कि भाई 1 इक्वल टू 1 होता तो सर ये तो इक्वल है, बट ये तो इक्वल नहीं है, ये -1 हो गया, तो कैसे इक्वल हो गया? नहीं हुआ। बट इसको दोस्तों अगर आप समझना चाहते हो तो आपने सबसे पहले आप 1 को, अगर आपने, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ दोस्तों, तो मैंने 1 ले लिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 1 था, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं √1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप जानते हैं कि √1 का मतलब होता है 1। अगर मैं इसको 1 का मतलब होता है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा।
तो मीन्स दैट 1 आ गया, तो इसको मैं अगर रूट 1 लिख सकता हूँ तो मीन्स इसको मैं रूट 1 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं रूट 1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, -1 इंटू -1 तो 1 होता है, ये हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। क्या मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अलग अलग लिख सकता हूँ क्या? ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रूट ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स दैट ये आई हो गया आपका, ये आयोटा हो गया आपका। आई की वैल्यू कितनी होती है, रूट -1 होती कि नहीं होती? तो दोस्तों ये आपके पास आयोटा आ गया, आई स्क्वायर आ गया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आप ध्यान रखिए कि हम छोटे क्लासेस में जब 8th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हमारी थिंकिंग इसके अबाउट नहीं होती है, ये इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन जब उससे हायर क्लासेस में हम जाते हैं तो हम अपने जो पीछे के फैक्ट होते हैं उन पर एक बार सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं भाई, हमारी तो थ्योरी अब जो नहीं है वो ये कह रही है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन अब जो हमारी नई थ्योरी कह रही है, जो हमारे नए जो प्रिंसिपल कह रहे हैं मैथमेटिक्स के, वो ये कह रहे हैं ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब ये इस रास्ते से नहीं हो सकता तो दूसरे रास्ते से हो सकता है। तो इसलिए आपसे आपसे मैंने ये कहा कि हर दरवाजा, हर क्वेश्चन, हर जो प्रश्न है, हर सवाल जो है वो एक नई खोज है, एक नई खोज का दरवाजा है। इसलिए कहा गया कि हर सवाल नई खोज का एक दरवाजा है। आपने कहा कि ये सवाल दिया तो ये इक्वल है तो क्यों नहीं है, क्या नहीं हो सकता क्या? इस पर यदि हम जाएंगे तो निश्चित हम उसे इक्वेट कर पाएंगे, लेकिन हम इस पे चले जाएंगे नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हम लिटिल नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं और हमें अपनी नॉलेज को ब्रॉड करना होगा। तो दोस्तों ये आप समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। सो वी कैन राइट लाइक दिस। चलिए इसी तरीके से और भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए किस तरह से लाए गए हैं। मैं केवल जो मैं आज आपसे एक बात कर रहा हूं कि मैंने कहा कि हर प्रश्न जो है, हर सवाल जो है, एवरी क्वेश्चन हैज ए डू, हर सवाल जो है एक नई खोज का दरवाजा होता है। अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि नहीं यही होगा जो किताब में लिखा हुआ है, या जो मेरे शिक्षक ने बताया है, मेरे टीचर ने बताया है, या मेरे जो सर स्कूल के स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया है, अगर आप यहाँ पर एंड कर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप लिटिल नॉलेज रखेंगे और आप कंपटीशन में अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन लाता हूं मैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का एकदम नया क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि ए बी सी आर, ठीक है, ये आपका जो है आर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग, ये कहां से मिल रहे हैं आपको? थ्रोइंग अ डाइस इन 3 टाइम्स। कहां से मिल रहे हैं दोस्तों? 3 टाइम्स। जब आप 3 बार किसी डाइस को अगर आप फेंकते हैं तो आपको ये एबीसी प्राप्त होते हैं वहां से। लेकिन ये एबीसी कहां से है? यहां से भी है, ये इनके कोएफिशिएंट। ठीक हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे पूछा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी, आपको पूछा है दोस्तों द प्रोबेबिलिटी दैट, जो इस बात की संभावना बतानी है आपको कि दैट द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर, मतलब ये जो एबीसी है ये जो है क्या है, मतलब इस इक्वेशन के, यानी सॉरी इसमें दिया हुआ है कि दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसे आपको सोचना है, समझना है, कि अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर कहां घुस गया। हमने तो केवल ये पढ़ा था। अब आप 10th वाले आप ये कहेंगे सर हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, हमको ये हम बता सकते हैं कि भाई इसमें इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो ना, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आप कहां से आ गया? तो उसने दोस्तों आपको इसके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, आपको इसके आंसर दिए दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए 1/108 दे दिया, और दूसरा कुछ आंसर दे दिया इसका आपको 1/72 दिया। तीसरा आंसर दोस्तों आपको दे रखा है 1/54 दिया, और चौथा आंसर इसका दे दिया है 5/260। अब ये आपके पास क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें से आपने एक पे टिक लगाना है, किसी एग्जाम में आया हुआ है तो उसका क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आप सोचिए किस तरह से आप थिंकिंग करेंगे, कैसे सोचेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता है जब ax² प्लस bx प्लस c आपके इक्वल टू 0 आपके पास होता है तो आप कहते हैं कि abc क्या है, ये क्या है आपके पास, कैसे प्राप्त होते हैं, ये डाइस को थ्रो करने से प्राप्त हो रहे हैं। यानी आप डाइस को जब 3 टाइम्स आप थ्रो करेंगे तो ये आपको मिलेगा, एबीसी आपको मिलेगा। ओके, तो यहां पर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो 3 टाइम्स का मतलब अब आप देखिए डाइस के अंदर आता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए डाइस के अंदर आपका आता क्या है। डाइस के अंदर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो यही तो आता है, यही तो आता है उसके अंदर, डाइस के अंदर ये आता है। तो इसका मतलब आपको या तो 1 लाना है या 2 लाना है या 3 लाना है या 5 लाना है या 6 लाना है, इन्हीं में से आपको लाना है और ये 3 टाइम्स आपको थ्रो करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब आप समझिए कि सबसे पहले तो आपके पास जो टोटल जो आपके फेवरेबल जो कंडीशंस आपके पास होंगी, अगर मैं बात करूं टोटल फेवरेबल यानी जो आपके फेवर में होंगी, जो आपके पक्ष में जो टोटल जो चांसेस होंगे, मौके होंगे, वो कितने हो सकते हैं। एक बार में 6 होगा, दूसरे बार में 6 होगा, तीसरे बार में 6 ही तो है आपके पास। तो इसका मतलब 3 टाइम्स आप कर रहे हो तो इसका मतलब कितना आ गया, 216 आ गया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का रूल ये होता है कि जो आपके पास फेवरेबल कंडीशन होती है, एक तो होती है आपके पास जो आपके पक्ष में होती है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि अपने पक्ष में, एक टोटल होते हैं। तो टोटल तो इतने हो गए, टोटल इतने हो गए, तो अब आप कितने निकालेंगे, यानी कि जब आप इसको वो करेंगे तो उस जब आप इसको फेंकेंगे तो उस समय आपका इक्वल रूट्स को शो करना चाहिए। अब इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, इसको आप लिखिएगा यहाँ। इक्वल रूट्स का मतलब आप जानते हैं b² = 4ac। यही पर गेम है, इसी को समझना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब आपको मैं इसको अगर आप यहां पर मैं अगर इस बात को समझाऊं तो बेहतर मैं समझूंगा। जैसे मेरे पास है b² = 4ac। अब आपने कहा कि बी क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, इन्हीं में से होना है ना। तो इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपका बी की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है, यही तो आपके पास केस है। लेकिन देखो दोस्तों, जब बी आपके पास अगर 1, 3, 5 ये अगर आप चूज करते हैं, इन वैल्यूज को अगर आप चूज करते हैं तो क्या होता है आपके पास, पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा कि b² = 4ac है आपके पास। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या क्या आ जाने वाला है। अब देखिए अगर आप b की वैल्यू आपके पास 1 आता है, 1² हो जाएगा, तो 1² = आपका 4 इंटू ए की जगह आपका क्या आएगा, अगर इनके अलावा ए के अलावा कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, मान लीजिए 1 ले लिया आपने, सी की जगह आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो ये कभी इसके इक्वल नहीं आने वाला। जब b = 3 लोगे तब भी नहीं आएगा, 5 लोगे तब भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये केस तो हो नहीं सकता। तो अब आपने दूसरा आपने ले लिया, आप अगर b = दोस्तों आप क्या लेते हैं, अगर आप b = आपने लेते हैं 2, 4, 6, इसमें आप देखिएगा क्या गेम होने वाला है। अगर आपने b आपने ले लिया तो आपके पास था b² = 4ac था ना, तो अब आप b क्या कह रहे हो, 2 कह रहे हो ना, तो 2² = 4 हो गया ना। तो ये 4 हो गया, तो ये 4 2² = 4 हो गया। अब ये 4 कब हो सकता है, ये तभी होगा जब a की वैल्यू आप 1 लोगे और c की वैल्यू 1। और कभी हो पाएगा क्या, क्योंकि आपने ये ध्यान रखना है कि आपको a क्या लेना है, c क्या लेना है। तो आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपको 4 निकालना है, तभी तो इक्वल रूट होगा, तब b² = 4ac लाना है आपको। तो ये तभी हो पाएगा जब आप 2² की आपने b की तो सेलेक्ट कर लिया है, b आपका या तो 2 होने वाला है या 4 होने वाला है, 6, ये 3 तो होने वाले नहीं। तो अब अगर आप b = 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा। तो लेकिन a और c आपके क्या होंगे जिससे कि इक्वल हो जाए, इसको इक्वल भी तो होना है, राइट, तभी तो इक्वल रूट बनेगा। यानी जब तक b² = यानी b² - 4ac = 0 होता है, तो b² = जब तक 4ac नहीं होगा क्या तब तक ये इक्वल रूट हो पाएंगे। तो देखिए 4 × a × c, a कहां से लिया आपने, चूज किया, a आपने 1 लिया, c को भी आपने 1 ही लिया। क्या आप 2 ले सकते थे, नहीं ले सकते, क्योंकि 4 × 8 होता तो इसके इक्वल होता ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो आप इसे नोट कर लोगे, इस वाले केस को आप नोट कर लोगे, यानी आपके पास एक कंडीशन मिल रही है। यानी इस कंडीशन में जब आपका b कितना होगा, 2 होगा, a आपका कितना होगा, 1 होगा और c कितना होगा, 1 होगा, तो उस वक्त दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्वल रूट हो जाएंगे इसके। यही तो आपको फाइंड करना था। तो पहला तो आपको मिल गया, देखिए आपने मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, तो आप ध्यान देंगे पहला आपको पॉइंट मिल गया। अब आप दूसरी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर मिला देता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए आपको क्या मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं कि अगर ये केस आपका हो गया, अब आप दूसरा लीजिए b² = 4ac। अब कौन सा लेंगे, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा 4², तो 4 ये 4² कितना होता है, 16 होता है। अब आपको 16 लाना है, तो कौन कौन से केस में हो सकता है, अब आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे 4 1 × 4
4 जा, एक तो ये हो सकता है, देखिए 16 आ गया आपका। ओके, एक केस तो आपके पास ये मिल गया। ओके, ये हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है बताइए, 4 4 यहाँ ये आपका A4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दोस्तों ये दूसरा हो सकता है आपके पास। और क्या हो सकता है, क्या कोई इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या? देखिए ये भी तो हो सकता है, और इसको मैं ले लूँ, 2 इसको ले लूँ, 2 इसको ले लूँ। तो दोस्तों ये आपके पास एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो यानी कि आपके पास कितने केस मिल गए यहाँ पर? देखिए मैं इसको, ये आपके पास 1 2 3 केस मिल गए। ओके, अब आप देखिए 6 में देखिएगा, अगर आप फिर तीसरा अब केस लेते हैं आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अगर आप बी की जगह कितना लेते हैं, 6 स्क्वायर, तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में आपके पास 4ac है, तो 4 इंटू क्या हो सकता है, 16 लाना है, ध्यान रखना। ए और सी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपने ए की जगह आपने क्या ले लिया, 4 3 जा 12, नहीं 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और क्या हो सकता है आप सोचिए, 4, अगर मैं क्या कर दूं, 4 3 जा कर दूं 12 होगा, उसके बाद 3 होगा। क्या किसी और में होने वाला है? अगर आप इसको 5 लेंगे 6 लेंगे तो कभी नहीं होगा। क्या आप इसको 1 लेंगे 2 लेंगे तब कभी 36 नहीं होने वाला है। अब अगर आप इसको ए को 3 लेते हैं, सी को 3 लेते हैं, तभी हो सकता है। इसका मतलब केवल एक ही केस मिल रहा है दोस्तों। तो कितने केस हो गए बताइए आपके पास, एक 3 1 4 और एक 5 केस हो गए। इसका मतलब जो आपके पक्ष में है, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आप जानते हैं कि वो जो केस आपके पक्ष में है, जो यानी कि आपके पक्ष में, जिसको आप क्या कहते हो, यानी कि जो आपके पक्ष में जो केस है वो ऊपर लिए जाते हैं। और टोटल कितने केस हैं, टोटल फेवरेबल कितने हो रहे हैं, 216। आपने निकाला ना यहाँ पर 216, यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6 आया, तो इसका मतलब नीचे तो 206 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो आप समझ पाए हो? देखिए इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है, बट ये थिंकिंग पर डिपेंड करेगा। आपने केवल ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी डाल दी गई और इक्वल रूट उसके अंदर डाला है। तो दोस्तों यही चीज आपको समझाना चाहता हूं कि आप कैसे सोचें। आप केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से आपका काम नहीं होने वाला है, आपको उससे एक कदम आगे सोच के पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, और हम इसमें आपसे बात करेंगे, जैसे मान लिया जाए, देखो एफ एक्स इजिकल टू, आपको दोस्तों दे रखा है एक्स की पावर 8। देखिए आप सोचने का तरीका आपका क्या होगा, यहां से समझ में आएगा, 3x की पावर 7 माइनस, ओके नो ये 9 है, यहाँ पर 8, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 53x की पावर 53x की पावर 7, ओके, एंड माइनस 8x की पावर 6, ओके, एंड माइनस 8x की पावर 5, माइनस 8x की पावर 4, माइनस ओके 8x की पावर 3। फिर आ रहा है दोस्तों ये इसी तरीके से दोस्तों आ रहा है माइनस 8x स्क्वायर, फिर आ रहा है माइनस 8x, फिर आ रहा है ये प्लस 9। ये आपके पास है, आपसे पूछ रहा है F9, ये पूछ रहा है दोस्तों। ये 9th का क्लास है, 9th का क्वेश्चन है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। अब 9th वाले सोचिए कि अगर आप, अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उतना ही सोचते हो, तो अगर मान लीजिए इस तरह से आपको सोचना हो, तो देखिए इसके लिए बहुत जल्दी आपको मैं मेथड सिखाऊंगा, आप उसे ध्यान दीजिएगा। देखिए पता क्या करना है, इसमें आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे कि आखिर क्या इसमें इतना लंबा दिया भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन कर देगा। 9 की पावर 9 है, 9 की पावर 8 है, 9 की पावर 7 है, 9 की पावर 6 है, 9 की पावर 5 है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 2 है, फिर 9 से मल्टीप्लाई करना, फिर 9 ऐड करना, फिर तो हमको बिल्कुल एकदम परेशान कर देगा। इतने बड़े कैलकुलेशन को हम कैसे कर पाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। अगर हम कर भी लेंगे तो बहुत लंबा टाइम लेने वाला है, तो इतने लंबा टाइम के लिए हम थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक है, हुआ क्या है आखिर, देखो दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम इनके क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिख देंगे। देखिए 1 माइनस 3, ध्यान से देखिएगा, माइनस 53 माइनस 8 माइनस 8, इसको दोबारा लिखूं, थोड़ा सा जगह नहीं हो रही, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए 1, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस 3 लिखा हुआ है, फिर माइनस 53 लिखा हुआ है, फिर माइनस 8 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 लिखा हुआ है, ओके, फिर माइनस 8 लिखा हुआ है, फिर माइनस 8 लिखा हुआ है, फिर भी ये बन गया है। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर 53 के बाद आपका माइनस 8 हो गया, फिर 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 9 हो गया। ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे, इसको कॉमास कर दीजिएगा। चलिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर, अब आपने क्या करना है, F9 बताना ना, तो आप यहाँ पर 9 रख दीजिए, सबसे पहले वाले को आप 1 रख दीजिएगा। इसको कहते हैं दोस्तों सिंथेटिक डिवीजन मेथड से मैं से कर रहा हूँ।
आप जो करते हैं तो इसमें 9 रख करके करते हैं आप, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है तो आप कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड बनाया गया है जो बहुत आसान है और विद ऑब्जर्वेशन किया गया है, ऐसा नहीं कोई तुक्काबाजी मिलाया जा रहा है। तो 1 का 1 आ गया दोस्तों। अब आप देखिए क्या करना है आपको, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। ओके, तो आपके पास है 9 1 जा 9 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसको आप ऐड कर देंगे। देखिए 9 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है, प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 6 जा 52, कितना ऐड करके कितना आने वाला है 1, फिर 9 1 जा 9 ऐड करके कितना आने वाला है 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 9 9 1 जा 9, फिर ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पर भी 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आने वाला, फिर 1 आने वाला, फिर 9 आने वाला, फिर 1 आने वाला। ओके, फिर 9 1 जा 9 यहाँ पर आने वाला, बट ऐड करके फिर ये 18 आने वाला है। दोस्तों F9 आपके पास फाइनली 18 आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो गया। यानी कि हमारी जो थिंकिंग है, हाउ टू थिंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी क्वेश्चन के अंदर सोचा कैसे जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा कि जैसे हम क्लास के अंदर कोई चीज पढ़ाते हैं तो हम उतनी चीजों को समझाते हैं जो आपके लेवल में होती है, हम उससे आगे नहीं समझाते हैं। लेकिन आपको सोचना होता है, क्योंकि अभी आपको, मैंने आज का जो मेरा मोटो है वो यही है कि कोई भी क्वेश्चन एक नई खोज का दरवाजा लाता है आपके लिए। अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, यानी आप खोज करना चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है, रिसर्च का मौका है। आप ये नहीं समझिए कि क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए एक नई रिसर्च लेके आया कि आप आगे क्या सोच सकते हैं। तो चलिए, और हम दोस्तों आपको और कुछ ऐसी चीजें आपको बताते हैं जो बहुत आवश्यक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कहते हो कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 9, छोटी क्लास का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको x माइनस 1 बाई एक्स बताना है कि ये कितना होगा। हालांकि आप सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो बहुत इजी मेथड है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, वो है x माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपने सीधे कुछ नहीं करना है, एन स्क्वायर प्लस 4 लगा देना। नहीं, इसमें आपको माइनस 4 करना है, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 4 करना, एन क्या है, ये है। तो एक्चुअली ये है क्या, इसको अगर हम जब स्टडी करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से होता है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एन होता है। तो x माइनस 1 बाई एक्स हमेशा याद रखिएगा, ये एन स्क्वायर माइनस 4 होगा। अगर आप इस थॉट को समझ पाए हैं तो ये आपके लिए सेकेंडों का काम है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। 9 स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास 81 माइनस 4 हो जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 में से 4 गया, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस तरीके से आप आंसर इसका आराम से किसी का भी आंसर आप निकाल सकते हैं। अब सपोज करो, मान लीजिए अगर आपको ये दे दिया जाता है, अगर ये दे दिया जाता है आपको x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 13 दे देते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ दिया वो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, बहुत सरल तरीका आपको बताया। x माइनस एक्स को यदि आप एन स्क्वायर माइनस 4 लिख देते हैं तो n आपका ये है, इसको आप n कह रहे हैं, ओके। तो n आपका क्या आ जाएगा, रूट 13 का स्क्वायर माइनस 4। तो आपके पास क्या आने वाला है, रूट 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, माइनस 4 कितना आएगा, 9 आएगा। तो दोस्तों ये आपके पास 3 है। तो इसका मतलब x माइनस 1 बाई एक्स आपके पास 3 आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, आपको इतना आप जो फॉर्मूले से करेंगे वो भी यही इतना ही आएगा। और ये जो आपने ट्रिक की मदद से किया है तो वही, ये कहां से आया, ये ऑब्जर्वेशन से आया, यानी इसको ऑब्जर्व किया गया, सॉल्व किया गया है, उसके बाद ये आया। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, हम ऐसा करेंगे, देखिए करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। और यहाँ पर माइनस 2 एक्स इंटू 1 बाई एक्स आएगा, ठीक है। अब लेकिन आपको इसको आपको दे रखा है, अब आपको x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर लाना है, ठीक है। यानी अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो ये आपको गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस व्यवधान के कारण ये वीडियो पूरा नहीं हो सका, इसलिए मैं इसमें कुछ बातें रह गई थी, उसे पूरा करना चाह रहा हूँ। तो कष्ट के लिए खेद है। मैं चाहता हूँ कि आपको जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि हाउ टू थिंक, इस पर फिर से एक बार फिर आपको फोकस करवाऊंगा कि आप सोचें कैसे, यानी आपका नजरिया क्या हो, सोचने का नजरिया कैसा हो। जैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 9। अब आपको निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए इसके लिए बहुत आसान तरीका अगर आपको मालूम है तो आप इसका इस्तेमाल कर देंगे। ये देखिए, इसको यदि आप n कहते हैं तो आपका ये फार्मूला लग जाएगा। तो अब आप यहाँ पर 9 स्क्वायर रखिए, यहाँ पर 4 रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। 81 माइनस 4 यानी ये आपके पास 77। तो कितना आसान तरीका है, देखिए इस तरीके से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब अगर मान लीजिए यही चीज आपके पास यहाँ पर दोस्तों आपके पास ऐसा हो, अगर इसकी वैल्यू आपको √13 दे दिया जाए और ये आपको कैलकुलेट करना हो, तो आपने क्या करना है, x माइनस 1/x लेना है और इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट मालूम है, n स्क्वायर माइनस 4, ये आपका कैलकुलेट होकर आया है √13 स्क्वायर माइनस 4, तो ये आपका आ गया 13 माइनस 4 और ये आपका √9 आ गया और ये आपका 3 आ गया। तो कितना आसान आपका हो गया। अब ये संभव कैसे हुआ, ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ, यानी जब ये चीज बनी होगी, ये डायरेक्ट बना है, तो ये कैसे बना है इसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते, सॉल्व करने का तरीका आपका ये रहता है, आपको इसको स्क्वायर कर देते और इसकी वैल्यू आपको मिल जाती इस तरीके से, ये मिल जाती है आपको। ओके, अब आप क्या करते हैं, बिकॉज आपको ये मालूम है तो इसलिए इसको आप कन्वर्ट करना चाहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, लेकिन आपने ये अपनी तरफ से ऐड किया तो आप इतना ही माइनस भी इसमें कर दोगे, ऑलरेडी आपके पास ये है तो इसे दोस्तों आप लिख देंगे। ओके, तो आपके पास फाइनल क्या हो जाएगा, इन तीनों को मिला के आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आपके पास ये कट गया यहाँ पर देखिए, तो ये आपके पास -4 है। यदि आप इसको n कह रहे हो, इसको यदि आप n कहते हो तो आपके पास फॉर्मूला बन के आ जाता है n स्क्वायर माइनस 4, तो ये x माइनस 1/x का स्क्वायर यानी x माइनस 1/x का स्क्वायर, x माइनस 1/x का स्क्वायर यदि मैं इसे लिख देता हूँ तो ये x माइनस 1/x आपको कितना मिल गया, √n स्क्वायर माइनस 4, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी आपको इतना करना पड़ता है, लेकिन इस सबको बचाने के लिए आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दोस्तों इस फॉर्मूले को केवल आप याद रख देते हैं तो आपका काम हो जाना है, यदि आप केवल इसको याद रखते हैं तो आपका काम हो जाना है। तो कितना आसान हो जाता है यदि आपके पास ऑब्जर्वेशन अच्छा हो और आप अच्छी तरह से उसमें सोच रहे हो और आपकी थिंकिंग अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, अप्रोचिंग आप अच्छी लगा रहे हो, तो निश्चित आप बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन आपके उसके लिए दे देता हूँ, होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपको x माइनस 1/x कैलकुलेट करना है। देखिए आपका इसका आंसर कितना आता है, तो कमेंट में बताइएगा। अब इसी तरीके से अगर मान लिया जाए, अब मैं इसी तरीके से आप देखिए, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाना चाहूंगा कि आपकी थिंकिंग क्या रहे क्वेश्चन के अबाउट। जैसे सपोज करो दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, इस तरीके से आपको दिया हुआ क्वेश्चन हो तो कैसे आपका सॉल्व होगा। देखिए इसमें आप, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत छोटे स्तर का क्वेश्चन है लेकिन इसमें थिंकिंग पावर बहुत हाई लेवल की है, तो इसलिए आप इसका तरीका क्या होगा, अगर आप इसे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 1 होगा, अदरवाइज इसको इतने बार टाइम्स में मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो देखिए हमारी सोच का क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ये 3 टू द पावर 1 और ये 3 टू द पावर आपका 100 हो जाएगा, 99 और 1 है तो 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 टू द पावर 100 टू द पावर 1/2 आपके पास आ जाएगा, तो यानी 3 टू द पावर 50 आ जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कितना अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चन को करने से पहले ये सोच लेते हैं कि भाई इसको करना कैसे है और क्या इसकी अप्रोच है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग लगा करके आप उसे करते हैं तो आसानी से आप उसे कर लेते हैं। अन्यथा की स्थिति में समय भी लगता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है और क्रिटिकल स्थिति भी क्वेश्चन के बीच में आ सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन से और जरूर आपसे उसे समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसमें आपको बताना है कि फाइंड x की वैल्यू क्या होगी, जबकि यहाँ पर ए बी बिलोंगिंग टू आर। अब आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। आप कहोगे दोस्तों ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या, आप ये देखिए आंसर हो गया, लेकिन ये आंसर एक नजरिए से गलत है। यदि आप 1 to 8 के स्टूडेंट हो तब तो ये सही है, यहां तक आपकी जो सोच होती है वो केवल इतनी होती है, लेकिन जैसे आप 9th में चले जाते हैं आपको हायर क्लासेस, तो यू विल गेट दैट बिकॉज हियर a and b आर रियल नंबर, तो सो इफ a is equal to 0, तो if a is equal to 0 then you will get b upon 0, that is infinite, so we cannot identify this, so it means that it is not correct, x is equal to b by a if you take a is equal to 0। तो इसका मतलब हुआ कि अगर a 0 ले लेते हैं तो ये आइडेंटिफाई नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब ये आंसर इसका सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं, आपको बताएंगे। देखिए ax इज इक्वल टू b जो आपके पास ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ से दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तो a को 0 होना चाहिए, एक a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये दो बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। अगर a 0 हो जाता है तो दोस्तों ये 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू b होने वाला है,
इसका मतलब जीरो को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, बट ये कैसे पॉसिबल है? जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो ये बी आ जाएगा, तो बी तो आपका कोई वैल्यू होगी ना, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब यहाँ से दो बातें आपके सामने निकल के आ जाती हैं। एक तो होता है बी को आपको जीरो होना चाहिए, ये तभी जीरो हो सकता है जब यहाँ पर जीरो होगा, ये तभी जीरो हो सकता है जब यहाँ पर जीरो होगा, तो इसका मतलब बी को जीरो होना चाहिए। अब इफ ये बी जीरो के इक्वल नहीं है तो दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। तो दोनों केसेस में तो यहाँ पर से आपको जीरो इंटू ए ये आपको बता रहा है कि या तो बी जीरो है या बी जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो एक्स की मैं यहाँ पर पुट कर दूं जिससे ये जीरो के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ए नॉट इक्वल टू जीरो कहता हूं तो इस आधार पर एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए करेक्ट है। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आता हूं तो ये करेक्ट है, उस वक्त ये करेक्ट है। जो बच्चा 1 to 8 वाला सोच रहा है वो यही सोच रहा है, बट उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं होती, ये आगे वाली क्लासेस वाले बच्चे सोचते हैं। तो इसलिए बच्चों हमको सोचने का दायरा अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर बात बहुत सिंपल है लेकिन उसकी सोच जो है बहुत बड़ी है। यानी उसमें जो हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से हमें सोचना होता है, आगे की क्लासेस में क्वेश्चंस में कैसे सोचा जाता है, वो उस पर मैं आपको फोकस करा रहा हूँ, उन बातों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इसको जीरो ले लेते हैं तो आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहा है, तो जबकि ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी बाई ए तभी संभव है जब ये जीरो के इक्वल नहीं है। अगर आप इसे जीरो कर देते हैं क्योंकि ये तो रियल नंबर है, अगर ये जीरो होता है तो फिर ये कैसे हो जाएगा? ये संभव है ही नहीं। तो इन केसेस में आपके पास दो प्रकार के केस मिलते हैं, या तो ये जीरो पे होना, फिर बी को भी जीरो होना चाहिए। अगर बी जीरो हो जाता है आपका तो इसका मतलब है बी जीरो है, बी नॉट जीरो है, ठीक है। तो अगर बी जीरो हो जाता है तो इसका मतलब हो गया, और बी नॉट जीरो है, तो ये दो केसेस में ही ये संभव है। अगर बी जीरो नहीं है तो ये हो नहीं सकता, तो इसका मतलब बी को भी जीरो होना पड़ेगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है आपकी थिंकिंग पावर होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, तभी आप ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक और शेयर करूंगा आपके सामने जो बहुत आसान है और लेकिन बहुत मजेदार फैक्ट होता है, जिसमें हम अक्सर गलती करते हैं और टाइम लगाते हैं। 28 इंटू, यहाँ पर मैंने ले लिया 188 इंटू 49, और यहाँ पर ले लिया मैंने 21। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है तो अक्सर बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि भाई अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और दिक्कत पैदा करेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया और इसको भी फैक्टराइज कर दिया। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको 4 7 जा कर दिया, ओके, और इसको मैंने क्या कर दिया 7 3 जा कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको भी 7 इंटू 7 कर दिया। देखिए इससे क्या हुआ दोस्तों, ये सेम थिंग आ रही है। आप देखिए, तो क्या मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, है ना, इसे कॉमन आउट कर सकता हूँ। तो रिमेनिंग इन द ब्रैकेट 4 इंटू 3 प्लस 180। नाउ सॉल्व इट, इट इज 49 एंड इट इज 12 प्लस 188। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा आपका 200 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 9 2 0। देखिए कितनी जल्दी ये चीज सॉल्व हो गई विदाउट एनी टेंशन। सो you have to remember that first of all you have to think, right? So what will be your approach throughout the question? This is very important. यानी कि आपको क्वेश्चन पर टूटना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन पर पहले सोच करके ये जरूर समझ लेना है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर की है, जो मेरा पहला ही पॉइंट यहाँ पर था कि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है, हर सवाल जो है अपने आप में एक खोज है, एक खोज का दरवाजा है। हर सवाल अपने आप में एक खोज का दरवाजा है। जो आपने देखा कि मैथमेटिशियन की एक थॉट था, उस थॉट को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो वो क्या है, वो यही कहता है कि आप किसी बात को पूरी तरह से ना मान लें कि ये सच है। उसमें मानने का आपका अगर आप 50% मान लेते हैं तो 50% को आपको अपने पास रखना चाहिए कि भाई आगे भी कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपने आप उसका चुनाव करिए, सिलेक्शन करिए कि क्या ये सही है। यदि कोई, मान लीजिए मैंने ये बात आपसे सही कह दी है, तो क्या ये, अब आपको इसमें विचार करना होगा कि क्या ये सही है या नहीं है, या इससे भी और अच्छा कुछ हो सकता है। अगर हम इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं तो निश्चित हमारा जो थॉट होता है, जो विचार होता है अबाउट मैथमेटिक्स, वो बहुत अच्छा हो जाता है और हम एक अच्छी मैथ्स करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से आज मैंने एक बात आपको यहाँ पर शेयर की है, बहुत अच्छी, जिसको मैं कहूंगा कि आपको सोचने का नजरिया आपका क्या होना चाहिए, हाउ टू थिंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेशन में ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप इसे मनन करेंगे, इसे समझेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे।
और आप पिछले वीडियोस का स्टडी अवश्य कर रहे होंगे। और ध्यान रखिएगा कि शेयर इसको करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी कोई लाभ इससे प्राप्त हो। और साथ में आप लाइक जरूर करें। और जो कोई भी व्यूअर्स अभी तक, मेरे सम्मानित व्यूअर्स जो अभी तक इसको वीडियोज को तो देख रहे हैं परंतु उस पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।